दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर सेल ने 20 मई की देर रात उन्हें गिरफ्तार किया। इसके विरोध में देर रात स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में हिंदू कॉलेज डीयू में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ साइबर पीएस उत्तरी जिले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम किए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि डीयू के हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाए जाने के दावों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में देर रात को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि हिंदू कॉलेज से एसोसिएट रतन लाल को उत्तरी दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत धर्म, जात, जन्मस्थान, निवास, भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत गिरफ्तार किया है। डीयू प्रोफेसर रतन लाल की दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निंदा की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, मैं डीयू प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि उनके पास विचार और अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई थी। डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान वे अपने पूरे चिर परिचित अंदाज में नजर आए और देश की बीजेपी सरकार पर उन्होंने इस दौरान जमकर प्रहार किए। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस फिर से पहले जैसे भारत को देखना चाहती है, जिसके लिए उनकी ओर से संघर्ष लगातार जारी है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उनकी आवाज को दबाना चाह रही है, लेकिन वे रुकने वाले नहीं हैं और कांग्रेस लोगों की आवाज को सुनने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने सरकार के कामकाज और उसकी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समय देश में उन संस्थानों पर होते हुए हमले देखे जा रहे हैं जिन्होंने देश का निर्माण किया है। इस दौरान उन्होंने देश की सत्ता में बीजेपी के बने रहने के कारणों पर भी अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हालात अच्छे नहीं हैं, रोजगार भी बहुत कम हुए हैं। इसके बावजूद वो ध्रुवीकरण की वजह से सत्ता में बनी हुई है। उसी ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन से कांग्रेस लड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी ने चारों ओर केरोसिन छिड़क रखा है। Polarization and total dominance of media, right? If you spend 4 or 5 hours looking at Indian television, you'll find you only see Mr. Narendra Modi. You certainly won't see my friend Yechuri ji on television. In fact, I don't think you've ever been on television. I mean, not to be mean. I'd love to see you on television, but I don't think they would like to give that perspective, you know. But turning to... Also there's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass. Right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, तेजस्वी यादव, मनोज झा और सीताराम येचुरी भी पहुंचे हैं। देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति का भी कुछ जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें और ज्यादा आक्रामक रूप से उन 60 से 70% लोगों के पास जाने की जरूरत है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और हमें इसे एक साथ करने की जरूरत है। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे भारत में कोई शुद्ध राजनीति लड़ाई नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा कि देश में मीडिया पर बीजेपी का लगभग पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। देश में बीजेपी की सत्ता को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में संस्थानों पर दबाव है और उन्हें प्रभाव में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि यहां पर सभी के विचारों का स्वागत नहीं होता, जबकि कांग्रेस फिर से उसी पुराने भारत को पाना चाहती है जहां पर सभी के विचारों की कद्र हो।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी भावुक हो गए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे उनकी याद आती है। वो मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वह एक दयालु और लोगों को माफ करने वाले व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया है उसे याद करता हूँ। राहुल गांधी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में राजीव गांधी का भाषण सुनाई देता है जिसमें वो कहते हैं, भारत एक पुराना देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है और हर जगह युवाओं की तरह हम अधीर हैं। मैं युवा हूं और मेरा भी एक सपना है। मैं भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मानव जाति की सेवा में दुनिया के राष्ट्रों में सबसे आगे और सबसे आगे रहने का सपना देखता हूं। मैं समर्पण, कड़ी मेहनत और अपने लोगों के सामूहिक संकल्प के माध्यम से उस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस वीडियो में राहुल गांधी की आवाज भी सुनाई देती है जिसमें वो कहते हैं कि इस चीज ने वास्तव में मेरे पिता की मदद की। मैं इस प्रक्रिया को होते हुए देख सकता था जहां वे जाकर लोगों से मिलते थे, उनके विवरण में जाते, उनके विवरण को समझते थे। राहुल गांधी का एक पुराना भाषण वीडियो में एम्बेड किया गया है जिसमें वो बोलते हैं, राजीव जी के पास 21वीं सदी के भारत के लिए एक विजन था। उनके पास दूरसंचार के लिए, पंचायती राज के लिए, महिलाओं को राजनीति में सबसे आगे लाने के लिए एक विजन था। उनके बड़े सपने थे और कांग्रेस पार्टी ने भारत के लिए उनके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद की। उन्होंने सशक्त बनाया, जनता, गरीब और उन्हें सरकार में अपनी बात रखने का मौका दिया है। बता दें कि आज ही के दिन 21 मई 1991 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु में लिट्टे के आतंकियों ने एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस आत्मघाती हमले में राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हुई। असम में बाढ़ का सितम जारी है। वैसे तो असम में हर साल बाढ़ मुसीबत का सबब बनकर आती है, लेकिन इस बार समय से पहले बारिश ने असम में हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आलम ये है कि राज्य के कई गांवों में पानी भर चुका है। जमुना मुख जिले के 2 गांवों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों गाँव के करीब 500 से अधिक परिवार बाढ़ के पानी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यही एक जगह है जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी है। हालांकि कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया है। बाढ़ में अपना सब कुछ खो देने के बाद चांगजुरई और पटिया पाथर गांव के लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तिरपाल की चादरों से बने शिविर में शरण लेने वाले ग्रामीण का दावा है कि उन्हें पिछले 5 दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 29 जिलों में करीब 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अकेले नगांव जिले में करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि कछार में 1.5 लाख, होजई में 1 लाख से ज्यादा और दरांग जिले में 52,709 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम के दीमा हसाओ जिले का खूबसूरत शहर हाफलोंग राज्य में जारी बाढ़ के कारण तबाह हो गया। पिछले 6 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण शहर को इस तरह के नुकसान उठाना पड़ा। इस जिले के घरों की दीवारें भी टूट चुकी हैं। लोगों के लिए अपने घरों में रहना लगभग असंभव हो गया है। कछार, लखीमपुर, नगांव जिलों में शुक्रवार को बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। हालांकि सेना के जवान दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
पूरे राज्य में बाढ़ और बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद भी जरूरतमंदों की मुश्किलें आसान नहीं हो पा रही हैं। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया है। इसमें एशियाई देश उत्तर कोरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन वहीं भारत में कोरोना के मामलों में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक बार फिर भारत में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटे में कुल 2323 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो कल से 2.8% ज्यादा हैं। नए मामले बढ़ने के साथ ही देश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,34,145 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कुल 25 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,348 हो गई है। कल के मुकाबले कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 14,996 है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 48 की गिरावट आई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22% है। भारत में रिकवरी दर अब 98.75% है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कुल 2,346 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश भर में कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,25,94,801 हो गई है। 5 टॉप राज्यों की बात करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जहां पहले दिल्ली से सामने आ रहे थे, वहीं अब दिल्ली के बजाय केरल से सामने आ रहे हैं। 556 मामलों के साथ केरल पहले नंबर पर है, तो दिल्ली 530 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। वहीं महाराष्ट्र से 311 नए मामले सामने आए हैं। 262 मामलों के साथ हरियाणा चौथे और 146 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। नए मामलों में इन 5 राज्यों से 77.7% रिपोर्ट किए गए हैं। अकेले केरल 23.93% के लिए जिम्मेदार है। वैक्सीन की बात करें तो भारत ने पिछले 24 घंटे में कुल 15,32,383 लोगों को कोरोना की खुराकें दी हैं, जिससे देश में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 192,12,96,720 हो गई है। वहीं ICMR के मुताबिक अब तक करीब 84,63,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 4,99,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 58वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।